नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं सर्कल ये लाइट में बिहार दरवाजे कंप्लीट करूंगा पूरा अच्छे से चैप्टर वाइज। और इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, मतलब पूरा जो दरवाजा के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस में ही आएगा लाइट क्या है। तो देखो क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने में सक्षम बनाता है। लाइट जो है वो एक ऊर्जा का रूप है जो देखने में सक्षम बनाता है। ये क्या है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सबसे बड़ी बात है ना कि जो सीधी रेखा में चलती है और किसी भी माध्यम में भी जैसे अंतरिक्ष वैक्यूम में यात्रा कर सकती है। लाइट में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही होती है कि ये सीधी रेखा में चलती है। क्या, ये सीधी रेखा में चलती है, ये सीधी रेखा में चलती है। और किसी भी माध्यम में मतलब इसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वैक्यूम में भी यात्रा कर सकती है। लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में उसी दिशा में बदल जाती है तो ऐसी घटना को ही रिफ्रैक्शंस कहा जाता है। जैसे मान लो ये एयर है और ये वाटर है। तो यहाँ पे तो मीडियम चेंज हो गया। और मान लो कि लाइट आ रही है, इस तरह से लाइट आ रही थी, सीधी रेखा से लाइट आ रही थी। तो क्या होता, लाइट जो है ना वो ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होगा। लाइट का डायरेक्शन जो होगी, देखो क्या क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, और क्या होगा, स्पीड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, स्पीड। क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो ये लाइट पता है क्या होगा, अगर मान लो ये नॉर्मल है, आप सभी जानते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर की तरफ मुड़ जाएगा, ऐसे ही मुड़ जाएगा इधर की तरफ। देख रहे हो ना। तो ऐसी घटना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर दरोगा में पूछा जाएगा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये कैसी चलती है, तो एक सीधी रेखा में चलती है। इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये अंतरिक्ष में भी यात्रा कर सकती है। जब भी कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दिशा बदल जाती है तो ऐसे घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखो अगला है परिभाषा किसका, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट का। देखो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी मीडियम, देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात किया गया है, जब लाइट पास हो सके ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या क्या होती है, उसकी गति चेंज हो जाती है, उसकी दिशा चेंज हो जाती है, दोनों बदल जाती है। ऐसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, अपवर्तन कहते हैं। मतलब सीधा शब्दों में बोलो तो प्रकाश का मुड़ जाना, जब प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। क्यों नहीं पूछेगा कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी क्या क्या चेंज हो जाती है, गति चेंज हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ऐसी घटना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। देखो हमने बेसिक से शुरू किया है। देखो प्रीवियस में हमने क्या बताया, लाइट क्या है, फिर मैंने इसका डेफिनेशन बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे आगे है कि ऐसा क्यों होता है, मतलब अपवर्तन क्यों होता है, रीजन क्या है अपवर्तन होने का। तो हमें पता है कि हर माध्यम का प्रकाश की जो गति होती है ना वो अलग अलग होती है। जैसे ही आप जानते हो कि हर माध्यम का जो भी प्रकाश की गति होगा वो अलग अलग होगी। इसलिए जब प्रकाश के माध्यम एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना तो सबसे पहले उसकी स्पीड बदल जाती है। उसकी क्या होती है, स्पीड बदल जाती है। और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि हर एक मीडियम का अलग अलग होती है। जैसे आप देखोगे ना तो वैक्यूम में इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन एयर में देखो कम गया, पानी में और कम गया,
कांच में देखो और कम गया। तो देख रहे हो ना, स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, जैसे जैसे मीडियम चेंज हो रही है कम रही है, कम रही है नहीं। तो यही बोला गया कि जितना माध्यम घना होगा उसकी प्रकाश उतनी धीमी होगी। मतलब जितना डेंसर होगा, जितना डेंसर होगा, डेंसर होगा, उतना ही क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम जाएगी। और अगर डेंसर कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं। अगला है कि इसमें क्या होती है। तो देखो इसका क्या होती है ना, देखो इसमें दो रूल होती है, दो रूल होती है। एक तो होती है, मान लो ये एयर है और ये वाटर है, एयर है और वाटर है। मान लो कि अगर मान लो कि एयर से वाटर की तरफ लाइट पास हो रही है, एयर से वाटर की तरफ, तो इधर जाएगा, तो जाना तो चाहिए था सीधा, जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन क्या हुआ, ये मुड़ गया इधर की तरफ। तो देख रहे हो ना, नॉर्मल से क्या हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है। यही अगर मैं वाटर को इधर से जाना, मतलब वाटर को एयर से, वाटर से एयर की तरफ जाना चाहिए था, तो देखो जाना तो चाहिए था इधर, लेकिन चला गया इधर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यही बोला गया है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से घने माध्यम मतलब वाटर या ग्लास में जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। क्या होती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। और यही जब प्रकाश घने माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह लंब से दूर भाग जाती है। ये सब तो पता ही होगा। देखो मैं दरोगा के लिए रिवीजन करा रहा हूँ, आप सब लोग पता होगा। याद करने का क्या है कि घने माध्यम में क्या होगा, मुड़ेगा, और विरल माध्यम में दूर मुड़ता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का रूल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे है कि अपवर्तन का नियम क्या होता है। तो देखो अपवर्तन का नियम होता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण जो भी होगा, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही तल में होते हैं। तो ये भी सही है। और स्नेल्स का नियम देखो ये है कि कोई भी साइन आई बटे साइन आर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। और इसी को बोला जाता है स्नेल्स लॉ। जैसे आई जो होगा वो आपतन कोण होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और n1 n2 जो होगा दोनों माध्यम का अपवर्तनांक होगा। ये किसने खोजा था, ये विलियम बॉर्ड स्नेल्स ने खोजा था, इसलिए अपने नाम पे ये स्नेल्स का नियम दे दिया। ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर बाई कांस्टेंट v1 v2 ये होती है। आगे चलेंगे ऐसा क्यों होती है, बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, तो समझ में आ गया ये। आगे देखो अपवर्तनांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलती है कि किसी माध्यम का जो भी अपवर्तनांक होगा यह बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश की गति कितनी घटती है। समझ रहे हो ना, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के, स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, इसी तरीका से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, वेवलेंथ के। ठीक है, ये होती है। तो यहाँ पे देखो यही पे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये होती है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हवा का आपसे पूछा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो 1.003 होता है। इसको हम लोग मोस्टली 1 ही बोल देते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसको 1 बोल दिया जाता है। ठीक है, और पानी का होता है 1.33, पानी का कितना होता है 1.33, कांच का कितना होता है 1.5, और हीरा का कितना होता है 2.42, हवा का 1.003, पानी का 1.33, और कांच का 1.5, और हीरा का होगा 2.42। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात यही बोला गया है कि जितना बड़ा अपवर्तनांक होगा प्रकाश उतना अधिक मुड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होगी ना वो चेंज हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि अपवर्तनांक क्या होती है, तो वही होती है कि वो माध्यम में प्रकाश की गति को कितनी घटा देगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो मतलब ना अगर ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो डेंसर होगा,
डेंसर होगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो क्या होगा, रेयर होगा, रेयर होगा। यह है, तो यही होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। अगर स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, वो आगे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो इसका कुछ हम लोग अपवर्तनन के जो वास्तविक जीवन का जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होती है ना, ये समझ लेते हैं। देखो डिटेल तो नहीं पढ़ना, लेकिन ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे पानी में रखा जो चम्मच होती है ना, वो टेढ़ा दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। जब आप ग्लास में चम्मच देखते हो तो क्या होती है, वो टेढ़ा या टूटा हुआ लगता है। कारण है प्रकाश से हवा में जाते हुए अपवर्तित बेंड होता है। तो ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आप पानी में सिक्का अगर आप रखोगे तो वो उठा हुआ प्रतीत होगा, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। जैसे आप बर्तन में सिक्का सिक्का जो होगा वो पानी में अगर आप डाल देते हो तो वास्तविक ऊंचाई से ऊंचा दिखाई देगा। तो ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के मुड़ जाने के कारण होता है। तो ये दो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है कि तालाब में आप देखोगे ना, जो मछलियां होती है, तालाब में जो मछलियां होती है वो बदल बदल कर दिखाई देना, देखोगे ना तो उसकी जो रियल इमेज होती है वो उससे थोड़ा सा लगेगा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। मतलब जो मछली पकड़ने वाली जो किरणें होती है ना, वो पानी से समय मुड़ती है, मतलब ना असल ऊंचाई से दिखाई देती है। ये अपवर्तन के कारण होता है। देखो हमारा जो मानव है, ह्यूमन आई है, वो हमारी लेंस से बना है। और कौन सा लेंस होती है, उत्तल लेंस होता है इसमें, उत्तल लेंस होता है आंख में, उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को क्या करता है, अपवर्तित करता है। और रेटिना पर क्या होती है, वस्तु की स्पष्ट छवि बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। इसलिए अगर अपवर्तन ना होगा ना तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। तो मानव आंख भी क्या करती है, अपवर्तन के प्रिंसिपल पे ही काम करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लेंस भी जो होती है ना, वो अपवर्तन पे ही सिद्धांत पे काम करता है। जैसे कैमरा अपवर्तन के सिद्धांत पे, माइक्रोस्कोप अपवर्तन के सिद्धांत पे, चश्मा माइक्रोस, ये सब क्या है, सभी लेंस में उपयोग होती है। और ये लेंस क्या करती है, अपवर्तित कर देती है। मतलब चित्र को या तो बड़ा कर देगी या छोटा कर देगी या उल्टा बना देती है। इंद्रधनुष का बनना ये भी अपवर्तन का कारण है, क्योंकि बारिश के जो बूंदे होती है वो प्राकृतिक प्रिज्म की तरह काम करती है। और जब प्रकाश जब बूंद में प्रवेश करती है तो अपवर्तित होकर 7 रंगों में विभाजित होती है। यही इंद्रधनुष का कारण है। तो अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का उच्चा दिखाई देना, उच्चा दिखाई देना, ये भी क्या है, अपवर्तन के कारण होता है। असल में क्या होती है ना कि जब सूर्य क्षैतिज नीचे होता है तो वायुमंडल की जो परतें होती है ना, अपवर्तन के कारण नीचे मुड़ जाती है। इसी के कारण आंख जो होती है ना वहां तक पहुंच नहीं पाता और सूर्य हमें उच्चा दिखाई देता है। ये भी अपवर्तन के कारण है। हीरे की चमक, डायमंड का जो साइनिस होती है, ऐसे तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे काम करता है, लेकिन वो अपवर्तन के कारण ही होता है। क्यों, क्योंकि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, लगभग 2.42। और इसलिए प्रकाश क्या होती है उसके अंदर बार बार मुड़ जाती है, इसलिए वो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन करते रहता है। इसी के कारण क्या होती है, हीरा बहुत चमक दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आती है कि वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक क्या होती है। तो देखो जब सूर्य के प्रकाश तारों से आने वाली किरणें पृथ्वी के वायुमंडल की जो बदले पड़ती होती है उससे गुजरती है तो बार बार मुड़ती है। इस तरह से हम एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस देखते हैं। जैसे सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना और तारों का टिमटिमाना, ये बहुत फेमस है, हर बार तक तो एग्जाम में पूछ देता है कि तारों का टिमटिमाना, तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस के कारण होता है, ठीक है। आगे अपवर्तन का देखो बहुत सारे उपयोग है। जैसे चश्मा में उपयोग करते हैं, कैमरा कैमरा और माइक्रोस्कोप में उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप टेलीस्कोप अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो टेलीस्कोप, प्रोजेक्टर और लेंस में भी हम लोग यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो होती है ना, वो सिग्नल भेजने के लिए अपवर्तन का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा उपकरण में भी हम अपवर्तन के सिद्धांत को ही उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। देखो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होती है, ये समझते हैं। जब
सूर्य या तारा से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के जब वायुमंडल के एटमॉस्फेयर से भिन्न भिन्न घनत्व से परतों से गुजरती है तो उसकी दिशा बार बार बदलती रहती है और या मुड़ती है, तो ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस कहा जाता है। और ये जो वायुमंडल की जो विभिन्न परतें होती है ना, वो प्रकाश को बार बार मुड़ जाने की ही एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस कहा जाता है। क्योंकि हमारा लाइट वैक्यूम से आ रही है और फिर एटमॉस्फेयर में आ रही है, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है और ये सन है, तो सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, तो ये लाइट का देखते हो ना एटमॉस्फेयर आ जाता है, बहुत सारे लेयर में बढ़ जाती है। ये हमारा लेयर है, जो 5 लेयर है ना, 100 इंडो क्या बोलते हैं, ये एक लेयर अंदर वाला, फिर उससे बाहर, ऐसे है ना 5 लेयर, उसमें लाइट जब आती है ना तो बहुत बार परिवर्तन होते रहती है, बार 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 बार, तो इसी को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। ठीक है, इसका बहुत सारे एग्जांपल्स है। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की कई परतें होती है जिससे तापमान तापमान और घनत्व बदल जाता है। बहुत सारे परतें नहीं होता है, एक एक्सोथर्मी, इंडोथर्मी, फिर जो जहाँ पे आयन मंडल, क्षोभ मंडल है ना, ये सब। फिर निचले परतें बहुत डेंसर होता है, जो सबसे निचले वाला परत होता है जहाँ पे सारे घटनाएं होती है, बादल बनना, पानी गिरना, मौसमी घटनाएं सब यही होती है निचली परत में। और सबसे ऊपरी परत जो होता है वो अंतरिक्ष होता है, वो सबसे विरल होता है। जब प्रकाश की किरणें इन परतों से गुजरती है ना तो हर बार घनत्व में परिवर्तन देखने को मिलता है और क्या होती है, एक दिशा से दूसरे दिशा में मुड़ती जाती है। इसी के कारण आप देखोगे सूर्य, तारे, अन्य आकाशीय पिंड अपनी स्थिति बदलते ही दिखाई देती है, लेकिन ऐसा रियली में नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है, कौन सा, एटमॉस्फेरिक अपवर्तन के कारण। यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। देखो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जब प्रकाश की गति, आपको पता है कि विरल माध्यम मीन्स वायुमंडल से तेज होती है और जब घने माध्यम में होती है तो धीमी हो जाती है। और जब विरल माध्यम से कोई चीज घन माध्यम में आती है तो आपको पता है कि वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, तो जैसे जैसे नीचे आती है ना वो मुड़ना जारी रहता है। तो इसीलिए प्रकाश की जो वास्तविक दिशा होती है वो बदल जाती है, इसलिए हमें सूर्य या तारा ऊंची पर दिखाई देती है, ऐसा फील होता है। ठीक है, इसका रियल एग्जांपल्स क्या है, रियल लाइफ का एग्जांपल, जैसे सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, ये अपवर्तन के कारण होता है। ऐसा इसलिए होता है कि असल में जब कोई सुबह सूर्योदय देखने या सूर्य सिंची से नीचे होता है, लेकिन वायुमंडल की परतें सूर्य की किरणें मुड़ जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो लगेगा ना कि सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है, जबकि ऐसा वास्तविक में नहीं होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि सूर्य का जो वास्तविक स्थिति होता है वो लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है। तो ये सूर्य से पहले, सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, ये भी उसी का एग्जाम्पल है, एटमॉस्फेरिक। फिर है सूर्योदय के बाद सूर्य का दिखाई देना, वो भी इसी का है, एटमॉस्फेरिक अपवर्तन के कारण, यहाँ देर से दिखाई देता है। ठीक है, ये सब वास्तविक से अस्त हो चुका होता है उस समय। फिर है तारे की ऊंचाई में परिवर्तन। आपको लगेगा ना कि जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होती है, वास्तविक ऊंचाई, रियल पोजीशन जो होती है वो दिखने में अप्रियत पोजीशन से फर्क होता है, इसीलिए आप देखोगे ना तो तारे का टिम 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 करते रहता है। फिर मरीचिका, मरीचिका में देखोगे ना तो अपवर्तन के कारण होता है, सतह के पास बहुत ज्यादा गर्म होती है विरल माध्यम, और जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो घनी माध्यम, तो देखोगे ना तो मरीचिका कहते हैं, इसी को मरीचिका कहा जाता है। ये वायुमंडलीय अपवर्तन का विशेष तरह का एग्जाम्पल है, तो ये सब पूछता है एग्जाम में। फिर इंद्रधनुष का बनना, जैसे आप देखोगे ना सूर्य की जो किरणें होती है वो बूंद में बार बार से अपवर्तित होती रहती है, तो ऐसे देखोगे तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, तो इस तरह की घटना को भी हम लोग अपवर्तन के नहीं रखेंगे। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के क्या क्या लाभ है, देखो पहले तो सूर्य और तारों के बीच सटीक अनुमान लगाना, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय का मापा जाना, तारों और दिशा की अध्ययन संभव होना। फिर प्राकृतिक घटना जैसे मरीचिका, टिमटिमाहन, ये सब क्या होती है, इसी के कारण होती है। ठीक है, वैज्ञानिक रूप से आप देखोगे ना तो जब भी कोई भी सूर्य पृथ्वी में प्रवेश करेगी ना तो परतें बदलती रहती है, जैसे ऊपरी परत सबसे ज्यादा होती है, नीचे प्लस सबसे डेंस होती है, और जानते हो कि जब ऐसा होगा तो लाइट का जो भी रिफ्लेक्शन होगा
वास्तव में क्या होगी, पोजीशन जैसा चेंज होते हुए दिखाई देगा। निष्कर्ष क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होती है, हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, सूर्योदय से पहले सूर्यास्त बाद में दिखाई देगा, कभी कभी मिरिचका जैसी रोचक घटनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस का एग्जाम्पल है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस क्या होता है, यही कारण है कि जिसकी वजह से हम आकाश हमेशा गतिशील और चमत्कार दिखाई देता है। ठीक है, आगे है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी उसी तरीका से होता है कि जब हम प्रकाश की किरणों, हवा में बहुत सारे धूलकण होती है, जलकण होती है, बहुत सारे गैस अणुओं से टकराती है, तो वो क्या करती है, विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। लाइट जो होती है वो बिखर जाती है, जैसे लाइट आ रही है और यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो इस पे आएगा तो इधर इधर सब बिखर जाती है, ऐसे ऐसे बिखर जाती है। तो इस परिघटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी माध्यम से मौजूद कण से टकराकर चारों ओर फैल जाना, यही स्कैटरिंग कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया स्कैटरिंग क्या होती है। फिर है, देखो स्कैटरिंग ऐसा क्यों होता है, आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे धूल कण है, सूक्ष्म कण है, भरा पड़ा है। तो धूल, धुआं, जलकण, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो जब सूर्य का प्रकाश इससे टकराएगा ना, तो मुड़ने के बाद अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो यही कारण है कि इन्हें हम हर दिशा में प्रकाश दिखाई देता है और आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ऐसा होता है इसी के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। देखो रेले का नियम क्या था, रेले का नियम बताया था ना कि बताया था ना कि जो तरंगदैर्घ्य होती है ना, वो स्कैटरिंग के नियम पे होता है। मतलब स्कैटरिंग का ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके फोर्थ पावर ऑफ बेवलेंथ। मतलब तरंगदैर्घ्य जितनी छोटी होगी परिकर्णन उतना अधिक होगा, और तरंगदैर्घ्य जितनी बड़ी होगी परिकर्णन उतना कम होगा। इसीलिए नीला रोशनी आप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा बिखर जाती है, क्यों, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी है। ये तो आसान है। इसीलिए आप देखोगे ना तो बैगनी का देखो सबसे ज्यादा परिकर्णन होता है, क्यों, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य जो है इतना है, बहुत कम तरंगदैर्घ्य है। और जैसे जैसे आप इधर आते जाओगे उसका तरंगदैर्घ्य कमते, मतलब तरंगदैर्घ्य बढ़ते जाएगा और स्कैटरिंग कमते जाएगा। तो रेड लाइट का सबसे कम होती है। आपसे पूछा जाता है कि स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसका, तो बैगनी का, और सबसे कम किसका, रेड लाइट का। इसीलिए नीली रोशनी सबसे ज्यादा बिखरती है और लाल रोशनी सबसे कम। ये क्लियर हो गया। वास्तविक जीवन का उदाहरण देखो, जैसे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। क्यों दिखाई देता है ये छोड़ दो, क्योंकि ये नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है भाई। तो आकाश में जो नीला रंग होती है ना, वो परिकर्णन का ही परिणाम है। ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद देखोगे ना तो सूर्य लाल दिखाई देता है, वो भी स्कैटरिंग के कारण होती है। क्यों, पता ही होगा कि जब समय सूर्य की किरणों के वायुमंडल में लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, और आपको पता है कि नीली, हरी, पीली क्या हो जाती है, पूरी तरह कोई की लाइट को लंबा खींचना पड़ेगा तो बिखर जाएगा। लेकिन जो लाल होती है ना वो नहीं बिखरती है, इसीलिए हमें आंख तक वो दिखाई देती है, इसलिए लाल नारंगी दिखाई देती है। तो ये स्कैटरिंग के कारण होता है। सफेद बाल हमें क्यों, सॉरी सफेद बादल, बादल हमें क्यों दिखाई देता है, तो ये भी सबसे बड़ा कारण है स्कैटरिंग का। बादलों में सबसे बड़े धल कण होते हैं, मतलब जल कण होते हैं, और सभी रंगों में समान रूप से बिखरते हैं, इसलिए संयुक्त रूप से वो सफेद दिखाई देता है। ठीक है, देखो जहां पे भी कलर की बात आएगा समझ जाना स्कैटरिंग की बात हो रही है। देखो यहाँ पे बारह सफेद बाल, हाँ, सफेद क्यों दिखते हैं, वही है, बहुत सिंपल है, क्यों दिखते हैं। फिर है धूल या धूल कण में कार की हेडलाइट पीली क्यों हो जाती है, वही स्कैटरिंग के कारण। देखो सिंपल समझो ना कि जहां पे कलर की बात आएगी, रंग का बात आएगा, रंग का स्कैटरिंग की तरफ जाना। लाल या पीली रोशनी की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, इसलिए कम बिखरती है और दूर तक जाती है। इसलिए आप देखोगे ना तो वाहनों के हेडलाइट में ज्यादा पीली या हल्की पीली रखी जाती है, ताकि वो दूर तक भी दिखाई दे। ठीक है, फिर फिर धूल या धूल कण में जो कार की हेडलाइट होती है वो पीले क्यों दिखाई देता है, मैंने बता दिया। समुद्र और झील की जो पानी होती है वो नीला क्यों दिखाई जाती है, सब स्कैटरिंग के कारण।
सूरज का जो भी प्रकाश होगा पानी में जाता है, नीली रोशनी बिखर जाती है, नीला दिखाई देता है। तो ये सब स्कैटरिंग के कारण, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मानव का जो आंख होता है वो नीली कलर होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि जो आंख होती है ना उसमें आइरिस के अंदर मौजूद होता है, केवल नीली रंग को ही बिखरती है। आइरिस क्या करता है? पुतली को कंट्रोल करता है, और पुतली क्या करता है? उसी के द्वारा लाइट पास होती है। मैंने आंख की पूरा वीडियो आपको बता दिया बहुत अच्छे से। अगर जीवन में आपने आंख से बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूज हुआ रहा, वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा सब चीज। इसीलिए मानव का आंख नीला दिखाई देता है। सांझ या भोर में आप देखोगे ना तो लाल और पीला आकाश दिखाई देता है, वो सब स्केटरिंग के कारण होती है। कलर स्केटरिंग, कलर स्केटरिंग, बस इतना ध्यान रखना है। फिर है, मतलब ना सिंपल समझो ना कि वायु के जो नील रोशनी होते हैं वो अधिक बिखरते हैं। जैसे जब सूर्य ऊपर होता है तो नीला आकाश दिखाई देगा, जब सूर्य नीचे होगा तो नीला रोशनी बिखर जाएगा। और लाल रोशनी से बचना तो लाल सूर्य, इसीलिए क्या होती है ना, स्केटरिंग की वजह से होता है सब, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये होती है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझ लेते हैं, बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश का परिकर्णन क्या होती है। तो प्रकाश के विभिन्न दिशाओं में बिखरना ही प्रकाश का परिकर्णन कहलाता है। किसने खोज किया था? तो लॉर्ड रेहलिंग ने। कौन से किरणें सबसे ज्यादा बिखरती है? तो नीला। कौन से किरणें कम बिखरती है? तो लाल। आकाश नीला क्यों होती है? क्योंकि नीला रोशनी अधिक परिकर्णन करता है। सूर्य लाल क्यों दिखता है? क्योंकि लाल रोशनी कम परिकर्णन करता है। हेडलाइट पीली क्यों होती है? क्योंकि धुआं धुंध से कम बिखरे। और सफेद बाल क्यों होते हैं, सफेद बादल क्यों होते हैं? क्योंकि सभी रंग बिखराव कर जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको अच्छे से। निष्कर्ष यही निकलेगा कि जो भी प्राकृतिक और आवश्यक प्रकाशीय घटना है ना, जैसे हमें आकाश का रंग, सूर्योदय की ललिमा, बादलों का रंग, प्रकृति की सुंदरता, सब क्या है? स्केटरिंग के कारण है। मतलब सीधा यही कारण है कि जिससे हम हमारा नीला आकाश, लाल सूर्य और इंद्रधनुष असंभव होते हैं, असंभव होते हैं, ठीक है, असंभव नहीं संभव होते हैं। देखो ये होती है। अब हम लोग इसको देखो, ये है प्रिज्म। आगे पढ़ते हैं। इस प्रिज्म को मैंने यहाँ पे दे दिया था। देखो अब है दर्पण और उसके उपयोग। देखो हमारे, आप देखोगे ना तो प्रकाश के अपवर्तन के हिसाब पे दो तरह का दर्पण होते हैं। एक कनकेव दर्पण होती है और एक कन्वेक्स होती है। आपको पता है ना कि इस तरह का होती है। इस तरह का जो होती है अंदर की तरफ जो बाहर होती है, ऐसे ऐसे रहेगा, वो क्या होगा? ये अवतल दर्पण होता है। ऐसे वाले को अवतल दर्पण बोलते हैं,